हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज में एक टॉपिक है इंश्योरेंस, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हम लोग इंश्योरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं और आज हम सीखेंगे कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जनरली लोग समझते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस जो है वो आइडेंटिकल वर्ड है, दोनों का मतलब एक है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में आज समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है, और सीखेंगे कि इंश्योरेंस के टाइप कितने होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, है ना, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। तो कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आज के क्लास में भी हम लोग इंश्योरेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपके सामने दिख रहा है टॉपिक इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस और एश्योरेंस सिंपली अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, जहां पर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होगा तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा। मगर कई कई बार ऐसा होता है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होना ही होना है, पक्का है। जैसे इंश्योरेंस दो केसेस में लिया जाता है। एक लिया जाता है कि हो भी सकता है कंडीशन, नहीं भी हो सकता है। जैसे फायर इंश्योरेंस लिए तो फायर दुकान में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो इस टाइप के इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। बेसिकली इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इंश्योरेंस। हम अपने कार का एक्सीडेंट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएं तो एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में आप देख रहे हो एक्सीडेंट होगा तो कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस। मगर लाइफ के केस में क्या होता है, एश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में एश्योरेंस होता है, मतलब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होगा ही होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जेड, अब जेड जो है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया। लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराया? क्योंकि उसको लगता है कि अगर कल को हम नहीं रहे तो मेरे फैमिली को फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है वो कवर हो जाए। इमोशनल लॉस तो कवर नहीं हो सकता है, ये तो आप जानते हो कि किसी भी इंसान के मरने के बाद जो इमोशनल लॉस होता है वो कवर नहीं किया जा सकता है, मगर फाइनेंशियल लॉस को कवर किया जा सकता है कुछ हद तक, है ना। तो अगर वो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस लिए हुए है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है तो अगर उसका समय से पहले डेथ हो गया तो उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। अब ये बताओ, क्या उस व्यक्ति का कभी डेथ नहीं होगा? सर होगा, कभी ना कभी तो वो मरेगा ही, है ना, अमर थोड़ी है। तो कहने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, या तो ड्यूरिंग पॉलिसी उसका डेथ होगा या तो पॉलिसी के बाद डेथ होगा, मगर डेथ होगा जरूर। यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होना ही होना है। अगर हम अपने बिजनेस का फायर इंश्योरेंस लिए तो मे बी आग लगे या ना लगे, जरूरी नहीं कि 100 साल बाद आग लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आग लग भी सकता है, फायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर फंडा क्या है कि भाई डेथ तो पक्का है। तो वैसा चीज, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हैपनिंग ऑफ इवेंट होना पक्का है उसको हम कहते हैं एश्योरेंस। मगर फर्क बस इतना है कि अगर मान लीजिए किसी का डेथ होता है, मान लीजिए जेड जो है अपना लाइफ का पॉलिसी लिया है, 20 साल के उम्र में लिया, 60 ईयर तक के लिए, यानी कि 40 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट किया, 40 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 60 साल के उम्र तक का 60 साल उम्र है, तो 20 से स्टार्ट किया और 60 के उम्र तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कितना साल के लिए हो गया, 40 साल के लिए होगा। तो अगर 60 से पहले मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे देगी, है ना। जो भी मान लीजिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो 50 लाख रुपया उसको कंपनी पे कर देगा। पर अगर डेथ नहीं होता है, 60 को क्रॉस कर गया, तो भाई कभी ना कभी तो डेथ होगा, 70, 80, 90, 20 कभी भी हो जाएगा, है ना। 90 में होगा, 100 में होगा, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब 60 के बाद अगर डेथ होता है, यानी कि ये 60 एज क्या है, मैच्योरिटी एज है, अगर वो अटेंड कर लेता है तो कंपनी के तरफ से कुछ ना कुछ एक लमसम अमाउंट मिलता है। जैसे सिंपल सा फंडा, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया और हर साल वो मान लो 20,000 रुपीज प्रीमियम देता है,
तो 21वां साल भी दिया होगा, 22वां साल भी दिया होगा, 23वां साल भी दिया होगा, 23rd, 24th, 25th हर ईयर दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन उसका डेथ होता है तो कंपनी उसके फैमिली को 50 लाख रुपीस देगी, और अगर नहीं होता है तो वो जब 60 का एज को अटेंड कर लेगा तो कंपनी की तरफ से एक लमसम अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे, है ना, रिटायरमेंट के तौर पे बेसिकली। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो लाइफ इंश्योरेंस के केस में डेथ हो चाहे ना हो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर डेथ हो गया तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा 50 लाख रुपए, और अगर डेथ नहीं हुआ तो पॉलिसी के हिसाब से, मान लीजिए पॉलिसी बोला है, पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप 60 साल की उम्र को पार कर जाइएगा और पॉलिसी एक्सपायर करेगा उस समय आपको कंपनी की तरफ से मान लीजिए 25 लाख रुपीस मिलेगा, तो 25 लाख रुपीस मिल जाएगा आपको। तो ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। मगर यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एश्योरेंस के केस में क्या होता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो है सो पक्का होगा, मगर ये डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर मतलब विद इन पॉलिसी हो रहा है, पॉलिसी के ड्यूरेशन में हो रहा है, कि पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद हो रहा है ना। अब विच एवर इज अर्लियर, मान लीजिए डेथ जो है वो 60 साल के पहले हो गया यानी कि 58 में हुआ, तो कंपनी की तरफ से वो 50 लाख रुपीस का पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। पर अगर 60 के बाद हो रहा है यानी कि मान लीजिए 65 में डेथ हो रहा होगा उस बंदे का, तो ये पॉलिसी अमाउंट तो खत्म हो गया। अब इंश्योरेंस वाला जो है 65 की उम्र में कुछ नहीं देगा क्योंकि उसका डेथ हुआ है 65 में, तो जैसे ही 60 साल वो अटेंड किया कंपनी की तरफ से उसको मान लीजिए 25 लाख रुपीस मिल गया, अब पॉलिसी खत्म, इंश्योरेंस का और इंश्योरर का और इंश्योर्ड का जो रिलेशन है वो खत्म हो गया। तो इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंस तुमको दिख रहा है ये बता देते हैं, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। देखिए क्या करें, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि अगर हम अपने बाइक का इंश्योरेंस कराएं या फिर फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराएं तो सफर होना जरूरी है, यानी कि मेरे बिजनेस में आग लगना जरूरी है तभी कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मगर एश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, अगर डेथ नहीं हुआ है उस बंदे का तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो देखिए क्या रहा है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस the sum assured is bound to be paid whether insured suffer loss or not, है ना। sum insured कहने का मतलब कितने का प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो अमाउंट आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डेथ हो चाहे ना हो, है ना। अगर डेथ हो गया तो समय से पहले मिल जाएगा और डेथ नहीं हुआ तो पॉलिसी मैच्योर करने पे मिलेगा। इंश्योरेंस की बात करें तो द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन, है ना। इंश्योरेंस कब यूज करते हैं, जब अनसर्टेन रिस्क होता है। अनसर्टेन मतलब क्या, फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बिजनेस में आग जो लगेगा वो लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, फायर इंश्योरेंस के केस में। मगर एश्योरेंस के केस में क्या होता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट तो पक्का है, यानी कि इंसान का डेथ तो होगा ही होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, द टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू हैपन मतलब पक्का है कि डेथ होगा ही होगा। अब ये डिपेंड करता है फ्यूचर पे कि उसका समय से पहले हो रहा है कि मैच्योरिटी के बाद हो रहा है। इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड ओनली हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फायर होगा तभी मिलेगा अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर इन एश्योरेंस कंपनसेशन इज पेड वेदर इवेंट हैपन और नॉट। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका डिफरेंस इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में, और इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ये फर्स्ट पैरा। जनरली द टर्म इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम, है ना, लोग समझते हैं कि ये दोनों सेम है, बट दीज टू आर नॉट सिनोनिमस, दीज टू आर डिफरेंट इन मीनिंग। एश्योरेंस रेफर्स टू, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच a sum is assured is bound to be paid sooner or later, है ना। जो सम एस्योर्ड है यानी कि जिस बंदे ने पॉलिसी लिया है तो एश्योरेंस के केस में उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पहले मिले चाहे बाद में मिले।
इन केस ऑफ इंश्योरेंस, मगर इंश्योरेंस के केस में द सम एश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन द इंश्योर्ड सफर अ पिक्यूलियर लॉस, है ना। पिक्यूलियर लॉस कहने का मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए लॉस का कवरेज लिया गया था वो अगर लॉस होता है तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस था, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। 4 टाइप आपको बेसिकली पढ़ना है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे तो बहुत तरीके का इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और अदर तरीके का भी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, है ना। आजकल के डेट में तो पेट इंश्योरेंस भी होता है, यानी कि आपका जो पेट एनिमल है उसका भी इंश्योरेंस होता है। अमेरिका में ये बहुत प्रचलन में है ना। लोग अपने डॉगी का इंश्योरेंस कराते हैं, इंसान अपना तो करा ही रहा है, अपने डॉगी का भी करा दे रहा है, बात समझे। तो आपको बेसिकली 4 इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब देखिए, कोई भी इंसान अपने लाइफ का इंश्योरेंस क्यों कराता है, सोचो जरा। अगर हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे तो क्यों कराएंगे। कोई भी इंसान कोई भी काम किसी न किसी वजह से करता है, और हम अगर अपने लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके पीछे 2 वजह हो सकती है। या तो हम समय से पहले मर गए, अगर किसी भी इंसान का डेथ समय से पहले हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये चिंता करता है कि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली का क्या होगा। तो भाई चलो लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम चले गए तो कोई बात नहीं, इमोशनल लॉस कवर नहीं हो सकता, मगर मेरे जाने के कारण जो फाइनेंशियल लॉस डैमेज हुआ है वो एटलीस्ट कवर हो जाए। और मान लो कंपनी की तरफ से 50 लाख 1 करोड़ रुपीस का अगर मिल जाता है तो कम से कम लाइफ सही चलेगा। तो सबसे पहला रीजन क्या है, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली। समय से पहले अगर मर गए तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा वजह क्या होता है इंश्योरेंस लेने का, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। टू लेट मतलब, अब देखो क्या है ना कि माँ बाप बहुत पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पर कई मामलों में ऐसा होता है कि बेटा बेटी जो है नालायक निकल गया। नालायक निकल गया मतलब जब उम्र आया, माँ बाप का उम्र हो गया, अब उनको सेवा चाहिए, तो बेटा बेटी जो है उसको घर से निकाल दे रहा है या फिर, है ना, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके का भी डर रहता है। तो क्या होगा अगर मेरा बेटा बेटी नालायक हो गया, जीवन भर तो उसको सपोर्ट किए, मगर अब जब सपोर्ट देने का बारी आया तो वो निकल लिया पतली गली से। तो अगर रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इंडिपेंडेंट होना चाहते, फाइनेंशियली हम आजाद होना चाहते हैं, तो उस वजह से भी लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं कि चलो कल को अगर 65 की उम्र में रिटायर कर जाएंगे तो कंपनी की तरफ से हमको, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लिए हुए तो कंपनी की तरफ से मान लो हमको 50 लाख रुपए मिलता है, तो उस 50 लाख को इन्वेस्ट करके हम इंटरेस्ट के तौर पे बैंक में रख देंगे, और इंटरेस्ट के तौर पे हमको जो हर महीने आएगा उससे हम अपना फैमिली, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो बेसिकली इंसान 2 वजह से रहता है, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली ताकि फैमिली को सपोर्ट मिले, और रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट ताकि रिटायरमेंट में किसी के सामने झोली ना फैलाना पड़े, है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीड कर देते हैं, आसान है मगर चलो। जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। they provide then to provide the financial support to their family, they take insurance policy, है ना। sometimes people take life insurance policy to get financial support and economic independence during the old age। जब हम बूढ़े हो गए कल को तो उस समय भी हमको इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब आजाद है, हमको किसी से लेना देना नहीं, बेटा दे चाहे ना दे, सपोर्ट करे चाहे ना करे। when people think of living too late, then to get some financial support during the old age, also insurance policy is taken। तो बुढ़ापे का सहारा, देखो बुढ़ापे का लाठी बेटा बेटी को बोला जाता है, मगर हो सकता है कि बुढ़ापे का लाठी वो सही काम टाइम पे काम ना आए, मगर इंश्योरेंस को अगर आप बुढ़ापे का लाठी मानते हैं तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। इन लाइफ इंश्योरेंस the sum assured is paid at the death or on maturity period whichever comes earlier। इस लाइन को समझिएगा। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, सम एस्योर्ड, मान लीजिए हम 50 लाख रुपए का पॉलिसी करवाएं, हम 50 लाख रुपए का पॉलिसी कराए हैं अगर, तो अगर
समय से पहले डेथ हो जाता है तो हम मेरे फैमिली को 50 लाख रुपया मिलेगा, और अगर नहीं डेथ हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो उस केस में रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को 50 लाख रुपया मिलेगा अपने बूढ़े है ना जिंदगी को बिताने के लिए, बुढ़ापे की जिंदगी को बिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो, जो पहले आ जाए, अगर डेथ पहले आ गया तो उसमें मिलेगा, और डेथ नहीं आया, रिटायरमेंट पहले आ गया तो उसमें मिलेगा, यानी कि मिलेगा तो मिलेगा। इसको कह रहा है विच एवर कम्स अर्लियर। इफ पर्सन डाई अर्ली हिज फैमिली गेट कंपनसेशन, एंड इफ द पर्सन सर्वाइव देन ही एंड शी हिमसेल्फ गेट द पॉलिसी अमाउंट, खुद उसको पॉलिसी अमाउंट मिल जाता है। ठीक है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न इट कंपनसेशन इज एश्योर्ड एट इज डेथ एट द मैच्योरिटी। तो सिंपली लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अच्छा कंपनी पैसा क्यों देगी, जाहिर सी बात है हमको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में हर महीने कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। एक और पॉइंट क्या कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल मोरालिटी एंड मोरबिलिटी एंड इलनेस। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, अब जाहिर सी बात है जो कंपनी इंश्योरेंस बेच रहा है वो कंपनी भी कहीं ना कहीं एक स्टैटिस्टिक्स के मदद से कैलकुलेट करती है कि सालाना कितना डेथ होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए मेरी एक इंश्योरेंस की कंपनी है, हम सभी लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, तो एज एन इंश्योरेंस कंपनी हमको पता होना चाहिए कि आज अगर 2020 है तो 2020 में हमको कितना क्लेम पे करना पड़ेगा। तो देखिए एग्जैक्टली आप नंबर ऑफ डेथ काउंट नहीं कर सकते पहले, मगर स्टैटिस्टिकल डाटा और मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना डेथ होगा। अगर मेरे पास 20,000 कस्टमर का क्लाइंट का बेस है, 20,000 कस्टमर मेरे पास है मान लीजिए, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 20,000 का 20,000 सब मर जाएगा, कुछ ना कुछ क्लाइंट का डेथ होगा ही होगा। तो वो एस्टिमेशन करना भी इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके, मैथमेटिकल टूल्स यूज करके जनरली इंश्योरेंस कंपनी ये इवेलुएट करती है कि कितने लोग मर सकते हैं। इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनी रिले ऑन द स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट फिक्स करने के लिए या फिर अपना रिजर्व अमाउंट बनाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए पैसा जो आ रहा है तो कंपनी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है, तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देगा तो किसी का अगर डेथ हुआ तो उसके पॉलिसी अमाउंट को कौन पे करेगा फिर। तो कंपनी क्या करती है, एक एस्टिमेशन बना के रखती है और अपने क्लाइंट से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे प्रीमियम चार्ज करती है। ठीक है। The principle of indemnity, principle of contribution and principle of subrogation। देखिए आपको हम पहले ही ये चीज बता चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये तीनों प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल एकदम नहीं होता है। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका कह रहा है मेन एलिमेंट। 3 मेन एलिमेंट है आपका, 4 मेन एलिमेंट है आपका लाइफ इंश्योरेंस का। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। The assumed should be honest and must disclose all the material fact about his health to insurer। assumed कहने का मतलब जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये एक विश्वास का बंधन है ना। तो इस विश्वास के बंधन को ना तोड़ा जाए, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है तो इंफॉर्मेशन का सही जवाब हम, है ना, उस क्वेश्चन का हम सही जवाब दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस किस स्टैंडर्ड पे काम करता है, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब लाइफ इंश्योरेंस अगर आप किसी का ले रहे हैं तो वहां पर एक रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, मैच्योरिटी के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ का केस में देखे थे ना,
हस्बैंड जब अपनी वाइफ का इंश्योरेंस लिया था उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, मगर जब उसका डेथ हुआ, चूंकि उस समय डाइवोर्स हो चुका था, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। तो मैच्योरिटी के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं, डजंट मैटर। जब इंश्योरेंस लिए उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट आपको बता रहा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, है ना। लाइफ इंश्योरेंस जो है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसको बोलते हैं? सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉस को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है, लॉस को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम अगर फायर इंश्योरेंस लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको कल को आग के कारण कोई लॉस होता है तो वो कंपनी हमको पे कर देगा। मगर लाइफ इंश्योरेंस को नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान के डेथ के कारण कितने का लॉस हुआ वो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को नहीं बोलते हैं। तो सर एक वैल्यू तो मिलता है। देखिए वैल्यू मिल रहा है। अब किसी का वैल्यू 10 लाख भी होता है, किसी का 50 लाख होता है, किसी का 1 करोड़ होता है, किसी का 5 करोड़ होता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं। अगर हम हर महीने 10,000 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं, हो सकता है कि हमको 1 करोड़ का प्रोटेक्शन मिले। और अगर हम हर महीने 50,000 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमको 5 करोड़ का प्रोटेक्शन मिलेगा। बात समझे? तो द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग cannot be compensated. That is why the amount payable in life insurance on the health of the sum assured is fixed in advance. तो इसलिए अगर इंसान का जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है तो स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया जाता है कि कितना मिलेगा आपको, आपके फैमिली को, अगर आपका डेथ हो जाता है तो पहले ही फिक्स है। और अगर डेथ हो गया तो उतना आप फैमिली को मिल जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस भी आपका सेम पैटर्न पे काम करता है। यहाँ पर भी दो पार्टी होते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर जो कंपनी इंश्योरेंस दे रहा है, और इंश्योर्ड जिस पार्टी को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होता है, इंडेमनिटी है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। मतलब कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस का फायर इंश्योरेंस लेता है तो उसके कंपनसेशन, उसके लॉसेस को कंपनसेट करने की बात होती है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर होगा तभी वो लॉस कंपनसेट होगा, अदरवाइज नहीं। तो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, that is insurer, in return for the consideration, that is premium, agree to indemnify the party that is insured for the financial loss which the latter may suffer due to damage of the property insured by the fire during the specific period of time and up to a specific amount. A specific period of time मतलब अगर हम 1 साल का पॉलिसी लिए हैं तो 1 साल का ही हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। और दूसरा क्या हो रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि मैक्सिमम जितना आप पॉलिसी लिए हैं उतना ही आपको कवरेज मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज पॉलिसी। और जिस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। जनरली द फायर इंश्योरेंस कंटेन द नेम ऑफ द पार्टीज, है ना, फायर सॉरी, जनरली द फायर पॉलिसी कंटेन, क्या कंटेन करेगा, नेम ऑफ द पार्टी, किसका इंश्योरेंस लिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरा 4 प्रॉपर्टी है, तो कौन से प्रॉपर्टी का। अब फायर इंश्योरेंस ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि चारों प्रॉपर्टी मेरा कवर है ना। जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होगा उसका डिस्क्रिप्शन, द सम ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल, कितना प्रीमियम पे करना हर महीने, एंड द पीरियड ऑफ इंश्योर्ड अगेंस्ट, है ना, और कितने साल का प्रीमियम दिया हुआ या फिर कितने साल का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर। और जनरली तुम देखे होगे जैसे आप अपने बाइक का इंश्योरेंस भी लेते हो तो मिनिमम 1 साल का होता है। आप 2 साल का भी करा सकते हैं, 3 साल का भी करा सकते हैं, 5 साल का भी करा सकते हैं, मगर जनरली लोग 1 साल का कराते हैं, फिर अगले साल रिन्यू कराते हैं, फिर अगले साल रिन्यू कराते हैं और उतना ही अमाउंट का प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से आग लग जाए, है ना। इट शुड बी एन एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। अगर इंटेंशनली अगर प्रूफ हो गया कि आप इंटेंशनली आप अपने बिजनेस में आग लगाए हो, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा ही नहीं, कवरेज मिलेगा ही नहीं। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय राइट, है ना, राइट के कारण, दंगा में आपके फैक्ट्री में आग लगा दिया गया, ठीक है। सिविल स्ट्रिफ, है ना, रिबलिंग एंड फॉरेन एनिमी, किसी भी तरीके का, सिंपली कहने का मतलब इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। तो सर राइट में तो इंटेंशनली हो जाता है, देखो राइट में इंटेंशनली कहने का मतलब, यहाँ पे इंटेंशन का मतलब क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ओनर खुद से अपने प्रॉपर्टी में आग लगाया। अब मान लीजिए कोई भीड़ किसी दंगे में पब्लिक जानबूझ के आग लगा दिया, वो कवर होगा, ठीक है। मगर ओनर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, है ना, या फिर कभी कभी कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन है, उसका स्टॉक निकल नहीं रहा, या फिर उसके पास बहुत सारा पुराना स्टॉक है, उसको फैक्ट्री में रख के जला दिया और सोच रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी में से क्लेम आ जाएगा। तो अगर क्लेम के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पता चल जाता है, तो फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मेन एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस, अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस का कुछ एलिमेंट है, वैसे ही फायर इंश्योरेंस का भी कुछ एलिमेंट्स है। देखिए क्या कह रहा है, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ये तो हर इंश्योरेंस का बात है भाई, कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि वो आप ही का प्रॉपर्टी हो, आप किसी दूसरे का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं लेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप कोई भी चीज हाइड नहीं करोगे, अगर कंपनी कुछ पूछ रहा है तो वो सही सही बताओगे। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है, और इंडेमनिटी में क्या होता है, आपका जो भी लॉस हुआ है वो आपको कवर किया जाएगा। एंड लास्ट क्या कह रहा है, द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कॉज प्रोक्सिमा, है ना, कॉज प्रोक्सिमा एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो वजह है उस वजह से आग लगा है ना, जो पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर है, और आग लगने का भी सब्जेक्ट मैटर वही है, तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो देखिए बेसिकली अभी तक हम लोग दो टाइप्स कवर कर लिए हैं। पहला टाइप है आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, किसी भी इंसान के लाइफ में जो इंश्योरेंस कराते हैं उसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, आप अपने मोटर बाइक का फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस जो कराते हैं उसको क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस। तो इन जनरल इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व इज अनसर्टेन, द पर्सन मे सफर लॉस और मे नॉट, है ना। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस की बात करें तो फायर इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता है, सूनर और लेटर वो हैपन करेगा ही और आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस में गारंटी मिलता है कि आपको पैसा मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर, अगर मर गए तो पहले मिलेगा और नहीं मरे तो बाद में मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। मगर जनरल इंश्योरेंस सच एज फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों कह रहा है, क्योंकि बाबू लॉस होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा, सब्र करिए, ठीक है। चलिए, फायर इंश्योरेंस में गारंटी नहीं है, लॉस अगर नहीं हुआ, अगर आग नहीं लगा तो फिर नहीं मिलेगा, बात समझे। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस कंटेन द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में दो चीज होता है, कुछ पैसा मान लीजिए हम 20,000 रुपीज पर मंथ जमा कर रहे हैं, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा।
इसमें मान लीजिए 15% यानी कि 3,000 रुपया चला गया प्रोटेक्शन में, मेरे लाइफ को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, और 17,000 रुपीज इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्ट हो जाता है मतलब कंपनी इसी पैसा को हमको बाद में फ्यूचर में रिटर्न करती है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो अगर समय से पहले डेथ हो गया है ना, तो जो कंपनसेशन मिल रहा है उसका अमाउंट अलग, और रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए जो पैसा मिल रहा है उसका अमाउंट अलग। सिंपली कहने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपके पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट को दो पार्ट में ब्रेक करता है। एक आपके लाइफ को कवरेज जो मिल रहा है उसके लिए अलग, और रिटायरमेंट अगर आपका डेथ नहीं होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो अलग। यानी कि कंपनी क्या करती है, पैसे को री इन्वेस्ट कर देती है कहीं और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, जनरल इंश्योरेंस कंटेन द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन होता है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब जैसे अगर आग लगा है तो उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो प्रोटेक्शन सिर्फ होता है जनरल इंश्योरेंस में, मगर लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का प्रोटेक्शन भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। और जो अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे मिलता है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही होता है। आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो प्लस आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो दोनों जोड़ के आपको मिल जाता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ द लॉस। ठीक है ना, देखिए हाँ ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में हम जिस समय इंश्योरेंस, जैसे जो केस था हस्बैंड अपने वाइफ का इंश्योरेंस लिया, उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट था इसलिए पॉलिसी एक्टिव था। जब डेथ हुआ तो वाइफ, जब डाइवोर्स्ड वाइफ का डेथ हुआ उस समय रिलेशन नहीं था, फिर भी पैसा मिलेगा उस बंदे को, उस हस्बैंड को। मगर जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए एक मेरा बाइक है, हम उसका इंश्योरेंस करवाएं, ठीक है, और हम उस किसी और को बेच दिए, पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुआ, जनवरी में हम इंश्योरेंस लिए 1 साल का, तो दिसंबर में एक्सपायर करेगा। मान लीजिए हम अपने बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं जनवरी में, एक्सपायर कब करेगा, दिसंबर में। अब हम मार्च में उस बाइक को बेच दिए तो बाइक किसी और के पास चला गया, तो अगर वो एक्सीडेंट करता है तो क्लेम हमको नहीं मिलेगा, भले ही हम प्रीमियम पे किए, मगर क्लेम किसको मिलेगा, जो ओनर है बाइक का। ओनर कोई और है तो उसको मिलेगा। यानी कि इंडेमनिटी उसी को मिलता है जो ओनर होता है। अब ओनर हम है तो हमको मिलेगा, और हम किसी और को बेच दिए तो उसको मिलेगा। इट डजंट मैटर कि प्रीमियम कौन पे किया है, ओनरशिप जो शो करेगा उसको मिलता है। ये होता है जनरल इंश्योरेंस के केस में। बात क्लियर है। फैक्ट्री के केस में भी हो सकता है कि मान लीजिए मेरा फैक्ट्री था, हम इंश्योरेंस कराएं, हम किसी और को बेच दिए, तो और अगर आग लग जाता है तो उसको क्लेम मिलेगा, हमको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहां पर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।